नमस्कार। क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? ये मैं क्या मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सॉरी सॉरी। चलो अच्छा ये बताओ, क्या आपने कभी ट्रेन के एसी डिब्बे में ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखा है? ये तो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं था ना। हाँ फिर ठीक है। लगे आप ये भी बताओ कि ट्रेन का वेट करते करते आपने कितने घंटों का रिकॉर्ड बनाया है? सोचो सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नहीं नहीं, ये तो फिर भी कम है साहब। एक बार तो मेरे पेरेंट्स ने 22 23 घंटों का रिकॉर्ड बना डाला था प्लेटफॉर्म पे पड़े पड़े। वैसे आप अपना रिकॉर्ड कमेंट में ज़रूर बताना हाँ? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट। ये थोड़ा सीरियस है। क्या आपका कोई एग्ज़ाम, कोई रिश्ता या कोई अपना छूटा है सिर्फ इस वजह से कि आपकी ट्रेन लेट थी? अगर जवाब ना है ना, तो बहुत लकी हो आप। इस क्वेश्चन को इग्नोर ज़रूर कर सकते हो, पर बात मानो, बहुत लकी हो। काश हर कोई इतना लकी हो पाता। अगर मेरे सवाल काम के लग रहे हैं ना, तो ये वीडियो भी काम की ज़रूर लगेगी। इसलिए इसको पूरा देखना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। और जाते जाते ये सब्सक्राइब का बटन ना वाइट कलर में लिखा रहता है, उसको क्लिक करते हुए जाना। तो चलो भैया, धागे खोलते हैं और करते हैं इंडियन रेलवेज का रियलिटी चेक। ये बात है अराउंड 1853 की। अब तक अंग्रेज हमारे यहाँ पे अच्छे से पैर जमा चुके थे। हमें उन्हीं पैरों के नीचे कुचल कर अपनी जेबें भी मस्त गर्म कर रहे थे। पर बेचारों को एक परेशानी खाई जा रही थी। बेचारे भारत को लूटने का काम शिद्दत से कर ही नहीं पा रहे थे। कैसे करते? भारत इतना बड़ा जो था, आज भी है, पर उस वक्त तो और भी ज़्यादा बड़ा था। बेचारे कॉटन लेने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर चल के नॉर्थ में जाते हैं। फिर याद आता कि इंग्लैंड में बैठी बीवी के किचन में मसाले ख़त्म हो गए। फिर भागे भागे दौड़ के आते साउथ की तरफ हज़ारों किलोमीटर। तो इतनी भागा दौड़ में ना बेचारे थक जाते थे, कमज़ोर थे ना थोड़े। अब हमारे जैसी दूध मलाई की ताकत तो थी नहीं उन घोड़ों की, आई मीन गोरों की चमड़ी में। फिर अपने काम को, मेरा मतलब भारत की लूट के प्रोसेस को नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को। अब हमारी कुटाई और हमारी लुटाई में कौनो कमी नहीं बची। रेलवेज इन दोनों में ही अपने मालिक की पुरजोर मदद कर रहा था। पर भैया, हम भी इंडिया वाले हैं। हमें कोई कूट दे और हम चुपचाप मुंह बना के साइड में बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब हमारे क्रांतिकारियों ने सड़कों पर आना शुरू किया और अपने रंग दिखाने शुरू किए, तो इसी रेलवेज की मदद से हमने अंग्रेज़ों को उनकी देशभक्ति भी बहुत ज़ोरदार तरीके से याद दिलाई। इतनी ज़ोर से कि 1947 में बेचारे अपने भाग कर अपनी इंग्लैंड माँ के पास चले गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जिस रेलवेज को भारत के लूट और यहाँ के लोगों पर हुकूमत चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वक्त आने पर उसी रेलवेज ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बोल के अपनी देशभक्ति दिखाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हमें एकजुट होने में हमारी मदद भी की। आज़ादी के बाद से रेलवे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। नया नया आज़ाद हुआ एक गरीब देश, बदतर हालात, आम लोगों के पास ना कोई कमाई का जरिया और ना ही उसकी कोई उम्मीद। ऐसे में हम जिसकी ओर देखते थे वो था रेलवेज। आज हमारा देश भारत और हम भारत के लोग उस हालात से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं और इसमें रेलवेज का बहुत बड़ा योगदान है। जब हमारे गाँव में सड़कें नहीं थी, सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी, तब भी रेलवेज था। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में भी रेलवेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे सिस्टम्स में से एक आज हमारा रेलवेज 12 लाख लोगों को रोज़गार देता है। वहीं करीब 1,20,000 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन चलाता है। और ये जानकर बहुत ताजुब होगा आपको कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को रेलवेज उनकी मंजिल तक पहुंचाता है डेली। दोस्तों, 12,617 ट्रेन का डेली मूवमेंट मैनेज करना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे नेताओं के फेंकने की आदत को मैनेज करना है। पर फिर भी रेलवेज ये कर दिखाता है हर रोज़, और इसके लिए हम रेलवेज के बेहद शुक्रगुजार हैं। इतने कि हम इसको भारत की लाइफलाइन कहते हैं। और कहीं भी क्यों ना, बस से ज़्यादा दूर जाया नहीं जाता, फ्लाइट्स के टिकट का दाम चुकाया नहीं जाता, तो बचता क्या है हमारे पास? हमारा प्यारा रेलवेज। पर ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ रेलवेज की सिर्फ तारीफ करने तो नहीं आए। इतना तो आपको थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ आ ही गया होगा। तो चलो मुद्दे पर आते हैं। जैसे हर सिस्टम में कुछ फ्लॉज होते हैं, वैसे ही रेलवेज के भी कुछ फ्लॉज हैं, जिसको हमने यहाँ पर 3 अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया है। पहला है फंडामेंटल दादागिरी, दूसरा होगा मेजर इंसिडेंट्स और तीसरा होगा जानलेवा लापरवाही। तो सब लोग आ जाओ, अपने दिमाग की पेटी को खोल दो, क्योंकि यहाँ पे हम धागा खोलने जा रहे हैं।
स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल दादागिरी से। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना मोबाइल फुल चार्ज करके घर के एक ऐसे कोने में बैठे हो जहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है और अपनी नज़रें अपनी फ़ोन पे टिकाए हुए 11 बजने का इंतज़ार कर रहे हो, और जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं हल्की सी तेज़ धड़कन के साथ आप फटाफट से अपना तत्काल टिकट बुक करने के लिए लॉगिन करने के बाद आप बुक करने जा ही रहे होते हो कि अचानक से आपको बाहर धकेल दिया जाता है, मतलब आप लॉग आउट हो जाते हो। आप फिर भी हार नहीं मानते, फिर से लॉगिन करते हो। इस बार सीट्स अवेलेबल दिखती हैं सपोज 100। आप खुश हो जाते हो कि चलो ठीक है टिकट बुक हो जाएगा। फटाफट से अपना लॉगिन आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो और पेमेंट करने के बाद जब टिकट सामने आती है तो आपका मुंह कटहल जैसा लटक जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मिलती है टिकट, वो भी 95 वेटिंग के साथ। अब सोचो आप करोगे तो करोगे क्या? ना तो आप उस टिकट को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सारा पैसा कट जाने वाला है, हाँ, और ना ही उस टिकट पर ट्रैवल कर सकते हो। तो साला ये 1-2 मिनट के फेयर में अचानक से ऐसा क्या हो गया? कभी सोचा है? आओ समझते हैं। ये सारा खेल एक्चुअली टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ का है। आईआरसीटीसी के कुछ एजेंट्स रेंट पे लेते हैं एक सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिससे उन एजेंट्स की बुकिंग स्पीड 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो धड़ाधड़ टिकट पर टिकट बुक किए जाते हैं और फिर मस्त अपना हाई कमीशन चार्ज करके पब्लिक को बेच देते हैं। चलो जो दे सकते हैं उनका कुछ नहीं, पर उनका क्या जो मेहनत करके पाई पाई बचाते हैं। एक ट्रिप फैमिली के साथ तत्काल की और कम से कम 2 से 2,500 रुपए का चूना। तो सवाल उठता है कि क्या आईआरसीटीसी को इसकी कोई भनक नहीं है? क्या उनको पता ही नहीं है कि उनके एजेंट्स इस टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मालामाल हो रहे हैं? या फिर शायद पता है पर वो कुछ कर नहीं रहे क्योंकि इस माल की कुछ मलाई उनके पास भी जा रही है। आप बताओ कि क्या हमें रेलवे से ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं? आखिर क्यों आज के डिजिटल एज में हमें एजेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहना पड़ता है? और ऐसा कुछ नहीं है कि आईआरसीटीसी को पता नहीं है। फिर सवाल ये भी उठता है कि ये सब पता होने के बावजूद आईआरसीटीसी इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्यों आम आदमी की जेब पर कैंची चलाने में रेलवेज का जो सिस्टम है वो एजेंट्स की हेल्प करता है? और तुम ही बताओ भाई आम आदमी कि आज से पहले क्या तुमने ऐसा सोचा, क्या ऐसा पूछा रेलवे से? जवाब दो कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और फंडामेंटल दादागिरी की जिसका नाम है एनटीआर, नहीं सॉरी टीडीआर। ये एडिटर बंदा भी ना कुछ भी लगा देता है। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ टीडीआर की, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। जी हाँ, नाम तो सुना ही नहीं होगा आपने। चलो मैं बताता हूँ। मान लो रेलवे से कभी कोई गलती हो जाए। हाँ हाँ हो सकती है। हल्का, ये मेरा रेलवेज है, रेलवेज देव मानुस है, इससे कभी कोई गलती नहीं होती। अरे मौसी ठीक है, तो बुरा मान गई यार, दिल पे ले लिया आपने है। देखो आपका रेलवेज खुद ही अपनी सर्कुलर में कह रहा है कि भैया अगर किसी भी इन रीजंस की वजह से आपकी ट्रेन कैंसिल होती है, रेलवेज आपकी ट्रेन कैंसिल करता है या आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवेज की होती है और इसके लिए आपको बिना कुछ कट किए टिकट का फुल रिफंड आपको मिलता है। सुन के अच्छा लग रहा है ना? वर्ल्ड इज सो फेयर बट नॉट रियली। आओ देखते हैं। जिन्होंने कभी टीडीआर फाइल किया है वो जानते होंगे कि इसके थ्रू रेलवे से रिफंड निकलवाना कितनी टेढ़ी खीर है। टीडीआर फाइल करने की कंडीशन है कि ट्रेन के 3 घंटे से ज्यादा लेट होने के केस में आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आके निकल जाए उससे पहले आपको टीडीआर फाइल कर देना है, वरना आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा जी। मतलब गलती रेलवेज की है, ट्रेन उनकी वजह से लेट है और कंडीशन ये अपने कस्टमर्स पे लगाते हैं। भाई वाह, मतलब बंदा एक तो वैसे ही परेशान है, हो सकता है उसकी कुछ इमरजेंसी हो जिस वजह से वो जा रहा हो, कुछ अर्जेंसी हो, बट उसकी अर्जेंसी इमरजेंसी से रेलवेज को कोई मतलब ही नहीं है। वो तो भाई प्रोसेस फॉलो करेंगे कि भैया अगर आपको टिकट के पैसे वापस चाहिए, जो कि आप करवा रहे हो क्योंकि गलती मैंने की है, लेकिन फिर भी अगर आपको वापस चाहिए तो आपको ये फॉर्म भर के जाना पड़ेगा पहले। लाइक लिटरली ये दादागिरी नहीं तो और क्या है। अरे भाई तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए, सामने से हाथ जोड़कर मुझे पैसे वापस करने चाहिए कि भैया मेरी से गलती हो गई, ये लो आपके पैसे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टीडीआर का टर्न अराउंड टाइम यानी कि टैट T+45 डेज का है।
यानी कि टीडीआर फाइल करने के 45 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। ये है एज पर रूल्स। आओ प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस ये है कि कई सारे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से कितने महीने लग गए लोगों को पैसे वापस करते हुए, और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, 3-4 साल से वेट कर ही रहा हूँ। पता नहीं कौन सी जन्म में अभी रेलवे हमारे ऊपर पैसों की बारिश करने वाला है। अच्छा, रेलवे पैसे अगर लौटा भी देगा मेरे, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसका इंटरेस्ट देगा क्या। हाँ, आपको मिला क्या इंटरेस्ट के साथ? यहां पे बात की अभी हमने 2 फंडामेंटल दादागिरी की। आओ अब आते हैं मेजर इंसिडेंट्स पे। जो फर्स्ट मेजर इंसिडेंट है, विच इज नन अदर देन द ग्रेट इंडियन ट्रेन डिलेज। तालियां। एक बार मेरे पेरेंट्स को इंदौर से दिल्ली जाना था। दिवाली का टाइम था, तो ऑब्वियसली ठूसा ठूसी होने की वजह से सीट्स अवेलेबल नहीं मिल रही थी। तो मैंने एक अपना बेड़ा गर्क करने के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बुक की। उसकी 3rd AC में टिकट्स बुक कराई उनकी, और अब ट्रेन सपोज 10 नवंबर को चलनी थी 2 बजे से फ्रॉम इंदौर। मेरे पेरेंट्स इंदौर पहुंच गए 2 बजे स्टेशन पे। 2 बजे से पहले ही पहुंच गए, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट है, फेस्टिवल टाइम है, समझते हैं, कर लेते हैं वेट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी लेट ही सही पहुंच जाएंगे। अभी पापा मम्मी वेट ही कर रहे थे कि कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि भैया ट्रेन 3 घंटे और लेट है, यानी ट्रेन अब टोटल 5 घंटे लेट हो चुकी है। ऐसे करते करते उन लोगों ने, आपको पता है कि कितने अनाउंसमेंट की, न जाने कितनी, और वो ट्रेन आई कितने बजे? अगले दिन, यानी 11 नवंबर को दोपहर के 1 बजे। जो ट्रेन 10 नवंबर की 2 बजे दोपहर को आनी थी और चलनी थी इंदौर स्टेशन से, वो ट्रेन अगले दिन 1 बजे दोपहर को आती है, यानी कि 23 घंटे का डिले। लिटरली 23 घंटे का डिले। कसम से अगर मैंने 10 तारीख को ही उनको मना करके वापस ना बुला लिया होता ना पेरेंट्स को घर पे, तो आई वुड हैव मेड श्योर कि रेलवेज इसका प्राइस पे करे। मतलब कोई कितना इनसेंसिटिव हो सकता है यार। हाँ, कुछ नहीं पड़ी है तुम्हें लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है, अपने कस्टमर्स की। कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, किस किस हाल में पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। 23 घंटे डिले हो रही है ट्रेन। और मजे की बात बताऊं क्या, ये जो लोग हैं ना, हम लोग जो छोटी छोटी बात पे अलग अलग ऑफिसेज में जाके लड़ा करते हैं, भिड़ा करते हैं, है ना, उसमें से किसी ने एक सवाल तक नहीं किया रेलवे से इसके लिए। ये है हमारी हाइपोक्रेसी। और मैंने इन दोनों टिकट्स के लिए भी टीडीआर फाइल किया था भैया, किया था, जानते हो आप, 2-3 साल वेटिंग। लेट्स सी। गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ पे जो लोग इतने प्लेटफॉर्म्स पे वेट कर रहे थे ना 23 घंटे के लिए, हो सकता है उसमें से किसी की कुछ इमरजेंसी हो सकता है कि किसी को एग्जाम देने जाना हो सकता है कि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है किसी की खुद की तबीयत बहुत खराब हो। क्या किया रेलवेज ने उसके लिए? कुछ भी नहीं। रेलवेज के एम्प्लॉयज ने या किसी ने कुछ भी आके उनका हाल भी पूछा उस प्लेटफॉर्म पे? नहीं जी। क्यों? घमंड बड़ी चीज है भैया, घमंड बड़ी चीज है। और अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई मिस हैपनिंग हुई हो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा हो जिसमें रेलवेज की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ हो, तो आप हमें कमेंट में लिख के ये बताएं ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अगर आप कमेंट में पब्लिकली नहीं लिख सकते तो आप हमें हमारे मेल आईडी, इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अब आओ देखते हैं ट्रेन के डिले होने की वजह क्या है। ये वजह मल्टीफोल्ड है। हमारे रेलवेज में ट्रेन की एवरेज स्पीड कुछ इस प्रकार है। गुड्स ट्रेन यानी कि फ्रेट्स, जो सामान कैरी करते हैं, मालगाड़ी, इसकी एवरेज स्पीड 25 से 27 किलोमीटर की होती है। मेल्स, एक्सप्रेस, ये सुपर फास्ट ट्रेन, इनकी अप्रॉक्स 55 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। और जो प्रीमियम ट्रेन हैं जैसे कि राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, इनकी अप्रॉक्स 80 to 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलते हैं। अब आपकी ट्रेन लेट है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि रेलवे के सिग्नल सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो गया हो। ये वही सिस्टम है जिसे ट्रेन का आना जाना, ट्रैक चेंज करना, स्पीड चेंज करना, कब किसी ट्रेन को रुकना है पास देने के लिए, कब किसी ट्रेन को चलना है, ये सारा कुछ सिस्टम इस सिग्नल सिस्टम से कंट्रोल होता है। ये भी हो सकता है कि ट्रैक्स का मेंटेनेंस ही ना हुआ हो। भाई अगर रोड में ही 10 मीटर का गड्ढा है तो हर कोई गाड़ी ऐसे थोड़ी कुदा सकता है अपनी। ये भी हो सकता है कि रेलवे से किसी एम्प्लॉय की गलती से सिग्नल बदल गया हो, है ना, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया हो। हमारी कंट्री में ट्रेन का मैक्सिमम ट्रैफिक कंजेशन कुछ स्पेसिफिक जगहों पे होता है। मतलब पूरे देश में ट्रैवल करने वालों में से 60% के अराउंड लोग इन्हीं स्पेसिफिक जगह पे ट्रैवल करते हैं, इसलिए इसका नाम
क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क रखा गया है। ये नेटवर्क महज 15% है पूरे इंडिया के रेलवे ट्रैक्स का, बट जैसे मैंने बताया आपको 60% का कंजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यार इंफॉर्मेशन अगर काम की लग रही है ना तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो फ्रेंड्स। मेरी परवाज, हमारा मोटो है आपकी डेवलपमेंट और वेलबींग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो प्लीज। आओ अब आते हैं दूसरे इंसिडेंट पे, ओवर क्राउडेड ट्रेन्स। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत चीजें देखी होंगी इसके बारे में, बिल्कुल लाइव है ना। आओ इसके धागे खोलते हैं। आपने कभी सोचा कि हमारी ट्रेन्स में आजकल इतनी भीड़ क्यों होती है? पहले के जमाने में एसी ट्रेन्स एक लग्जरी हुआ करती थी, है ना, जो अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास लोग अफोर्ड कर सकते थे, और आम आदमियों को यानी कि जो स्लीपर्स में है या जो इसमें जनरल में ट्रेवल करते हैं उनको तो भगा दिया जाता था उसमें से। पर आज बेधड़ल्ले हर कोई एसी थर्ड टियर, एसी सेकंड टियर में घुस जाता है, एक पेनल्टी टिकट बनवा के मस्त उसको स्लीपर और जनरल वाली फीलिंग वहां पे आती है, मजा आता है साहब, है ना। ए बुड़बक, पागल है का? अरे इतनी आबादी है तो भीड़ तो होगी ना भाई। अरे ठीक है चाचा, सही है आपकी बात, पर ये बताओ कि आपको ये बहुत जनरल रीजन नहीं लगता? क्या मतलब ये चाचा कि कभी रेलवे जितनी भीड़ आपने एयरपोर्ट्स पे देखी है? क्यों हमारे ओवर क्राउडेड जनता वहां उतनी क्राउडेड नहीं दिखती? अरे बच्चा तुम तो पूरा लल्लू लाल हो, टिकट का पैसा कौन देगा बे? एग्जैक्टली चाचा, गरीबी। ये गरीबी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा रीजन है। ट्रेन में ज्यादातर लोग सफर करते हैं लाइवलीहुड यानी रोजगार के लिए, और इसमें भी गरीब मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक साल में जहां 18 करोड़ लोग ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट से ट्रेवल करते हैं तो वहीं नॉन एसी में ट्रेवल करने वालों की संख्या 348 करोड़ है। और तो और मजे की बात यह कि रेलवेज के लिए ये गरीब लोग प्रायोरिटी में आते ही नहीं है, इसलिए रेलवेज इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरह रेलवेज को भी फोकस करना है प्रॉफिट पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट से ही दुनिया चलती है भाई, सिंपल है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि अगर रेलवेज प्रॉफिट पे फोकस कर रही है। बस प्रॉब्लम कहां आती है कि जब ये 348 करोड़ लोग ना निग्लेक्ट होते हैं उन 18 करोड़ लोगों की वजह से। रेलवे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है पर एक्चुअल में लॉस कर बैठती है। रेलवे जितना प्रॉफिट अपने फ्रेट बिजनेस से करती है उससे कहीं ज्यादा लॉस उसके पैसेंजर बिजनेस में उसे होता है। 2021-22 में रेलवेज की फ्रेट बिजनेस से इनकम 36,000 करोड़ की अप्रोक्स थी और पैसेंजर बिजनेस से लॉसेस 68,000 करोड़ के अप्रोक्स। सीएजी की 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो 107.39 है। मतलब रेलवेज हर 100 रुपए कमाने के लिए 107.39 करीब करीब 107 रुपए 50 पैसे के आसपास खर्च कर रही है। इसी की वजह से रेलवेज अपने जनरल कंपार्टमेंट्स कम करके कॉस्ट कटिंग कर रही है, पर उसके इस मूव की वजह से थर्ड एसी स्लीपर बन जाता है, स्लीपर जनरल बन जाता है और जनरल नर्क बन जाता है। लोगों की अपनी मजबूरी है और रेलवेज की अपनी, और इसमें नुकसान दोनों का ही होता है। अब आते हैं हम वीडियो के सेकंड लास्ट सेगमेंट पे, जिसमें हम बात करेंगे रेलवेज की जानलेवा लापरवाही की, क्योंकि 2010 से लेकर 2001 तक हर साल हमारे देश में 23,000 ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से जाने जाती हैं। 2017 से लेकर 2022 इन 5 सालों में ऑन एन एवरेज हर साल 44 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है। पर आखिर क्यों होते हैं हमारे देश में इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स? क्या है इनके पीछे की वजह? ये लिस्ट है कुछ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स की। इसको एनालाइज करने पर जो मेजर रीजन सामने आते हैं उनमें से पहला है डीरेलमेंट, मतलब ट्रेन का पटरी से उतर जाना। सेकंड, कोलाइजन, मतलब ट्रेन का आपस में टकराना। थर्ड, सिग्नल फेलियर। फोर्थ, ओवर स्पीड होना। सीएजी के डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स में से 70% एक्सीडेंट की वजह होती है डीरेलमेंट। अभी जिन रीजंस के बारे में हमने बात की, इसके पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है ट्रैक्स का मेंटेनेंस ठीक से न किया गया हो सकता है ड्राइवर की गलती की वजह से ऐसा हुआ हो, यह भी हो सकता है कि किसी ने अपनी जेब भरने के लिए पटरी का कुछ हिस्सा ही गायब कर दिया हो। जी हाँ, हम भी कुछ कम नहीं है भाई। कुछ बदमाशों ने बिहार में 2 किलोमीटर की रेल की पटरी ही गायब कर दी थी। यह भी हो सकता है कि रेलवे स्टाफ की लापरवाही की वजह से ट्रेन के ड्राइवर को गलत सिग्नल चला गया हो। एक्चुअली ट्रेन के मूवमेंट के पीछे बहुत सारे लोग और बहुत सारा सिस्टम होता है, और इसमें से एक का भी फेलियर हजारों जानों को खतरे में ला देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवेज ने अपनाया है अभी कवच सिस्टम। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये रेडियो वेव्स के थ्रू आगे आने वाले थ्रेट्स को पहले से ही भाप लेता है
और ये इतना एडवांस्ड है कि अगर ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया ट्रेन को तो ये अपने आप ही ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अभी तक ये 1500 किलोमीटर ट्रैक्स पर लगाया जा चुका है और इसको लगाने का खर्च करीब 50 लाख रुपए पर किलोमीटर आता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कवच को लगाने का काम बहुत धीमे किया जा रहा है और इसका सबूत हमें होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट, कवच मौजूद नहीं था। जनवरी 2024 उड़ीसा एक्सीडेंट, कवच मौजूद नहीं था। अभी हाल में हुआ जून 24 का कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट, कवच मौजूद नहीं था। कवच सिस्टम की लागत और रेलवेज को होते लॉसेस को देखते हुए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कब तक यह सिस्टम पूरे भारत के रेल ट्रैक्स पर लग सकेगा। एक न्यूज ये भी आ रही थी कि रेलवेज कवच के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, पर पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में। ना तो हम जनता रेलवेज को उसकी गलतियों के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं और ना ही रेलवेज अपने स्टाफ को। इस केस में सब राम भरोसे चल रहा है। क्यों नहीं हम पूछते हैं उन टिकट चेकर्स से सवाल? वो हमारे टिकट चेक करते हैं, टिकट ना हो तो फाइन करते हैं, फाइन ना भरो तो पुलिस की धमकी देते हैं, पर ट्रेन लेट हो तो हम उनसे सवाल तक नहीं पूछते। क्यों भाई? तब कहां चला जाता है हमारा ये साडा हक एथेरिक वाला एटीट्यूड? अगेन, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की इनलाइंस के साथ अब हम आएंगे सजेशंस पे। अभी हमारा चैनल नया है, अभी हम ऑडियंस बना रहे हैं, इतने बड़े नहीं हुए हैं हम अभी कि हम कुछ बोलें और ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो जाए। पर हाँ, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो हमारी मेहनत को, मतलब हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स कम बैक टू सजेशंस। फर्स्ट सजेशन है IRCTC के लिए। प्लीज गिव एवरीवन अ फेयर चांस यार। आपको पता है कि कैसे इलीगली कुछ लोग टिकट्स बुक कर रहे हैं और जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और हमें पता है कि आप उनको रोक सकते हो। सो प्लीज स्टॉप इट। आजकल के तो बच्चे भी बच्चे नहीं होते और आप हम लोग को बच्चा समझ के कर रहे हो ये सब। सजेशन नंबर 2, मेक TDR प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। 6 महीने 1 साल का जो ये अनऑफिशियल TAT बना के रखा है ना आपने, प्लीज स्टॉप इट। TDR रिजेक्ट होने के केस में कस्टमर्स को प्रॉपर रीजन इंटीमेट करना और TDR रिजेक्शन को चैलेंज करना पैसेंजर्स का राइट है और उनको ये करने का राइट मिलना चाहिए। सजेशन नंबर 3, इन केस ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो रेलवेज को अपने कस्टमर्स, अपने पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। पैसेंजर के एटलीस्ट खाने पीने की अरेंजमेंट तो रेलवेज को करनी ही चाहिए। एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है कि पैसेंजर्स अपना टिकट दिखाकर IRCTC के रेस्टोरेंट्स का टोकन कलेक्ट करें और वहां जाकर आराम से खा सके। चलो ठीक है, सबको नहीं दे सकते तो एटलीस्ट औरतों, बूढ़ों और बच्चों को दे दो ये टोकन्स। सजेशन नंबर 4, एक अपर लिमिट सेट करो यार। एटलीस्ट AC को AC और स्लीपर को स्लीपर रहने दो। कंपार्टमेंट्स की कैपेसिटी का सपोज 120% अपर लिमिट सेट किया आपने AC का और 150% सेट किया आपने स्लीपर का, तो भी चल जाएगा। ये कैपेसिटी का 200 और 300% जब हो जाता है ना, इतने ज्यादा ठूसे ठूसे पड़ जाते हैं, और उसके बाद जब TT आता है और टिकट चेक करता है ना, तो कसम से बस बता नहीं सकता वो फीलिंग। ये अपर लिमिट सेट करने के लिए रेलवेज को जो पेनल्टी टिकट बनाते हैं TTs, उनका भी सेंट्रलाइजेशन करना होगा। एंड लास्ट, सजेशन नंबर 5, जानता हूं 1,20,000 किलोमीटर ट्रैक्स पर कवर सिस्टम लगाना पॉसिबल नहीं है, पर इसे जल्द से जल्द एटलीस्ट पूरे क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क में और नॉर्थ ईस्टर्न ट्रैक्स पर लगाया जाना चाहिए जहां पे खतरा ज्यादा होता है और वहां पे एक्सीडेंट्स भी हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। So this was all from our side about the Indian Railways and its दादागिरी। Friends, this was the second video in the reality check series। अभी हम बहुत सारी चीजों का रियलिटी चेक करने वाले हैं, और अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें ये वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम डिटेल में हर चीजें डिस्कस करें, हर चीजों को अलग अलग एंगल से एनालाइज करें, तो डू मेंशन दोस टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट। और हाँ, जाते जाते बस इतना कहूंगा, अगर लास्ट तक आपने देखा है इसका मतलब हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए हैं आपकी लाइफ में, कुछ तो हम नॉलेज शेयर कर पाए हैं आपसे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और आपके काम आ सके, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू।